हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ईएम वेव्स के कंसेप्ट्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ईएम वेव्स का जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होता है रियल लाइफ में, वो आप लोग उस इम्पोर्टेंस से फेमिलियर हैं। विजिबल लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, इंफ्रारेड वेव्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, रेडियो वेव्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं। ये कुछ टाइमलाइन था जो ईएम वेव्स हम लोग जनरली स्टडी करते हैं कि फर्स्ट प्रेडिक्शन जो था ईएम वेव्स का वो मैक्सवेल ने किया था, और हर्ट्ज ने इसको डिटेक्ट करा और प्रोड्यूस करा एक्सपेरिमेंटली। और इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हेल्प से, जो वायरलेस कम्युनिकेशन था, वो 1899 में स्टार्ट हुआ। बट ये सब जो इन्फॉर्मेशन है अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी रेलेवेंट नहीं है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अगर हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ की इक्वेशन स्टडी करते हैं तो हमें ये टर्म मिलता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर ये जो करंट होता है, इट इज़ द सम ऑफ स्टेडी करेंट्स। मतलब अगर करंट कांस्टेंट हो, अगर स्टेडी हो, तो उस केस में ही हम लोग एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का। बट अगर करंट वेरी करता है, अगर करंट वेरी करता है तो इस केस में हमें इस एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा मिसिंग टर्म ऐड करना पड़ेगा। और वो मिसिंग टर्म होता है एक नए टाइप का करंट से हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो करंट है, जो हम लोगों ने नीचे एक्सप्रेशन लिखा है डी क्यू बाई डी टी, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो एक्सप्रेशन है इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट करंट। और अकॉर्डिंगली हम थोड़ा आगे जाकर थोड़ी देर बाद हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन को और मॉडिफाई करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्लूड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इन इट। चलिए, तो अब हमारे पास दो टाइप के करंट हमें समझ में आया। हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं। एक होता है कंडक्शन करंट, जो कि किस कारण से होता है, विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। जो एक्चुअल में चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं उसके कारण जो करंट होता है इट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। और अभी हमने एक नया टर्म राइट करा है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट किस कारण से प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी रीजन में चेंज होता है तो उस रीजन में जो करंट होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। चलिए, अभी जो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन देखा था, इसके ऊपर आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के बाद ट्राई कीजिए, और इसके बाद आप इसके आंसर को मैच कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 13.9 एम्पियर्स। चलिए, अभी जो हमने नया टर्म ऐड करा है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो एम्पियर्स की जो सर्किटल लॉ की इक्वेशन थी उसमें जो हमने नया करंट ऐड करा है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। या जो हमने टर्म फाइंड करा है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज ज़्यादा सिमेट्रिक हो गए। मतलब हमें इनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है वो हमें और ज़्यादा इजीली क्लियर हुआ। और इसी के हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट करंट के हेल्प से, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट वेव जो है उसे प्रेडिक्ट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी। तो अब हम लोग फॉर्मली बात करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस की, जो क्या रिलेट करता है, इट रिलेट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली रिलेशन बिटवीन, इट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड their सोर्सेज। सोर्सेज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट। तो इन टोटल हम लोग ये चार मैक्सवेल की इक्वेशंस होती है। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे आप पॉपुलरली गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन होगी इनडायरेक्टली, वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करती है, जो हमें ये सजेस्ट करता है कि किसी भी क्लोज थ्री डायमेंशनल सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड या क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन होगी वो होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो कि हमें ये सजेस्ट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज थ्री डायमेंशनल सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स जीरो होता है। और ये बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जीरो होता है, इसका मतलब देर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स। मैग्नेट्स हमेशा डायपोल्स के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, देर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स। चलिए, बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन, ये इस इक्वेशन से भी आप लोग फेमिलियर होंगे।
थर्ड इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमें ये सजेस्ट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, जिसके हेल्प से हम लोग ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ये क्लोज कर्व्स बनाती है और इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये कैसी होती है, ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। जिस इक्वेशन पे हमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देना है वो है फोर्थ इक्वेशन, जो कि फॉर्मली एम्पियर्स लॉ था, उसे अब हम लिखेंगे एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। जहाँ पर हम लोगों ने देखो एम्पियर्स सर्किट लॉ में एक मिसिंग टर्म था, उसे हमने ऐड करा है। हमने लिखा है इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब आई नेट में हमने क्या लिखा है, आई सी प्लस आई डी। आई सी प्लस आई डी में आई सी क्या होगा, आई सी होगा कंडक्शन करेंट, और ये जो मिसिंग टर्म था एम्पियर्स की इक्वेशन में जो हमने अभी ऐड करा है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था, स्टार्टिंग में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन देखा था, आई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनली हमें जो मॉडिफाइड इक्वेशन मिलेगी और एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी। और यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वेल एज कंडक्शन करंट। मतलब अगर करंट है, कंडक्शन करंट है किसी वायर में, तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, वो तो आप लोगों ने स्टडी कराई है। तो इसका मतलब अगर किसी वायर में करंट है तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का एक और मेथड होता है, और वो मेथड होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो वी कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, वैसे तो ये बहुत डिटेल टॉपिक होता है जो कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में यूजुअली बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है, बट अभी आप लोगों के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, मैक्सवेल की बेसिक इक्वेशन, उनका बेसिक मीनिंग क्या है, तो वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट होगा टर्म प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एज वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एसोलेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एसोलेट करता है या ऑसिलेट करता है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनकी जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, इट इज क्लोज टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक्चुअल जो एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकली जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा परमिटिविटी और म्यू नॉट हो जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। थर्ड पॉइंट होगा दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो साइनोसॉइडली और एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेरी करती है, एंड इनफैक्ट इवन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो डायरेक्शन का हम लोगों ने ये चार्ट ड्रॉ किया है, अगर मान लीजिए कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा वो वाई डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ई क्रॉस बी। मतलब आप लोग क्या करेंगे, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, जो भी रूल आपको कंफर्टेबल लगता है उसके हेल्प से आप लोग ई क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और जो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जो ई और बी की वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर ई और बी वैरी कर रहे हैं, तो ये जो दोनों ई और बी जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम प्लेस पर सेम टाइम पर अटेन करते हैं, विच सिंपली इंडिकेट्स कि फेज डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड,
इज 0। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ये एज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वाई डायरेक्शन में हमने लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जेड डायरेक्शन में है, और वेव का प्रोपोगेशन है एक्स डायरेक्शन में, और वेव का प्रोपोगेशन है एक्स डायरेक्शन में, तो इस पर्टिकुलर केस में जो दोनों वेव्स का जो रेशियो होगा, ये जो एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा, देखो ई नॉट बाय बी नॉट, ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं ई नॉट बाय बी नॉट, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें वेव की स्पीड प्रोवाइड करता है। ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, और इनकेस अगर आप एम्पलीट्यूड की जगह इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कंसीडर करते हैं तो वी विल गेट सेम रिलेशन। सो वी कैन राइट स्पीड ऑफ वेव will be given by the ratio of amplitude of T naught upon B naught, or it can also be written as the ratio of amplitude of, or it can also be written as the ratio of instantaneous value of E and B। चलिए नेक्स्ट टर्म होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करती है, तो एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equally divided between electric and magnetic field, means इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हम लोग कौन सी एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं, ये हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे हैं, ये होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिमिलर एक्सप्रेशन लोग लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक्सप्रेशन हो जाएगा बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, और हमने ये प्रूव करा है कि जो बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट की वैल्यू होगी इट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अगेन सजेस्टिंग द फैक्ट दैट एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। चलिए अब अगर एनर्जी इक्वली डिवाइडेड है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन दोनों का एडिशन होगा। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, अब अगर हम टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं तो एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट।